मैकेनिक्स का आइडिया आपको आगे रहेगा क्योंकि इस हफ्ते कॉलेज तो हो गया शुरू, है ना। कई बच्चे ऐसे थे जो लास्ट मेरे पास में आए थे, वो कॉलेज शुरू नहीं हुआ था, तो उनको लिए ज्यादा बातें बतानी पड़ती। मैकेनिक्स एक्चुअली ना फिजिक्स का ब्रांच है, ये फिजिक्स का एक पार्ट है। फिजिक्स में बहुत सारे पार्ट आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स आता है, क्वांटम फिजिक्स आता है, ओके, देन ऑप्टिक्स आता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट आता है वो वाला पार्ट। आप लोगों को इतना समझना है कि यहां पे आपको सिर्फ जिससे न्यूटन का रिश्ता है वो वाला फिजिक्स पढ़ना है। न्यूटन जिससे रिश्ता रखता है वो होता है फोर्सेस, तो आपको सिर्फ वो फिजिक्स से रिलेशन रखना है जो कि आपके मोस्टली 11th-12th में P1 का पार्ट आता था, 12th में शायद 12th में P1 का पार्ट आता था जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले ही खत्म हो जाता है ना, जिसमें न्यूटन के लॉज आते हैं, ये वो पार्ट होता है। ओके, तो ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो फोर्स से डील करेगा, फोर्स से डील करेगा, और वो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, वो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा। ऑब्जेक्ट जिस पे लगेगा वो ऑब्जेक्ट रिजिड ऑब्जेक्ट रहेगा। रिजिड ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हैं? सॉलिड इज नॉट अ कंप्लीट या करेक्ट स्टेटमेंट। परफेक्ट। रिजिड का मतलब जिसका डायमेंशन चेंज नहीं होता है, जिसका डायमेंशन चेंज हो जाए वो मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है। वो बाकी के ब्रांच लोग जैसे कि मैकेनिकल वाले हैं या सिविल वाले हैं वो सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स आते हैं, वो पढ़ते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट का डायमेंशन चेंज हो जाए। एक छोटा सा चेंज इन डायमेंशन आता है, सब टॉपिक या वेरी स्मॉल टॉपिक, स्प्रिंग, वो आप लोगों को आएगा यहाँ पे मैकेनिक्स में, बट वो बहुत छोटा है, मतलब इतना छोटा है कि किसी ने अगर स्किप किया तो भी सब्जेक्ट में 60+ ला सकता है 70 में से। तो स्प्रिंग का बहुत छोटा सा पार्ट आता है खाली। ओके, सो फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ऑब्जेक्ट रिजिड रहेगा, एंड वो ऑब्जेक्ट या तो स्टेशनरी रहेगा या तो वो मूव कर जाएगा, या तो वो मूव कर जाएगा। इजी। स्टेशनरी रहेगा तो उस मैकेनिक्स के पार्ट को क्या बोलते हैं? यस, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। और जो मूव किया गया उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। एक नजरिया होता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैकेनिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जो मैकेनिकल ब्रांच वालों का है, ये परसेप्शन होता है, उनका गलत नहीं है ये सोच, क्योंकि ये बेबी स्टेप होता है मैकेनिकल वालों के लिए। जैसे कॉम पार्टी वालों के लिए सी लैंग्वेज का अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो बेबी स्टेप, पहला स्टेप होता है, ऐसे ही मैकेनिकल वालों के लिए बेबी स्टेप होता है। लेकिन ये गलत हो जाएगा कि ये सिर्फ मैकेनिकल के लिए होता है, ये गलत हो जाएगा। आने वाले समय में एप्लीकेशन वाइज ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको हर ब्रांच में लगाया जा सकता है। देखो यार, कंपनी में जब आप जॉब करते हो तो जॉब आप जो अभी सोचते हो ना उतना अच्छा जॉब नहीं रहता, बहुत ही फुद्दू जॉब होते हैं। मेजॉरिटी लोग तो अपनी 30 साल निकाल देते खाली एक्सेल शीट भरने में। डेटा साइंटिस्ट की भी बात अगर करूं तो हालत ये भी रहती है, मतलब आप यहाँ पे कितने भी कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, शायद आपको लैंग्वेजेस यूज करने की भी नौबत ना आ जाए, खाली ग्राफ बनाने में भी जिंदगी निकल जाती है लोगों की। सो यू कैन नॉट से कि जो तुम पढ़ रहे हो वही एग्जैक्टली आपको लगेगा, तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में एक स्कोप रहेगा कि अगर आप इसको बेटर सीख लेंगे और अगर आपका इमेजिनेशन तगड़ा है तो आप रिस्क टेकिंग जॉब में भी जा सकते हैं। रिस्क टेकिंग जॉब में जैसे कि अगर आप लोगों को कोई गेम का डिजाइन करना हो, या फिर आप लोगों को कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना हो, बहुत बहुत डायनेमिक होते हैं, सब कुछ बहुत डायनेमिक होते हैं। आप लोगों को समझना चाहिए जब आप फोन को यूज करते हो, फोन को यूज करते वक्त आज आप लोगों को अगर थोड़ा भी तकलीफ दिखा, मतलब फॉर एग्जाम्पल, डू यू सी हाउ द फर्स्ट पेज और एनी लैंडिंग पेज पॉप्स इन फ्रंट ऑफ यू? एक आईफोन का पॉप करने का खोलने का और एक एंड्रॉइड का नॉर्मल खोलने का, तुमको उसमें भी फर्क दिखेगा। या फिर जो तुम्हारा ड्रैग स्क्रीन होता है, जो ऊपर से ड्रैग करो नीचे से ड्रैग करो, ये किस तरह से लैंड होके तुम्हारे सामने आते हैं, इन सब के पीछे फिजिक्स होता है, इन सब के पीछे फिजिक्स होता है। जैसे गाड़ी का सस्पेंशन होता है, किसी गाड़ी का सस्पेंशन बहुत बाउंस करता बैठेगा, किसी गाड़ी का सस्पेंशन खटाक से बाउंस होकर डैम्प कर देगा और कंफर्टेबल फीलिंग देगा। हर जगह फिजिक्स है, आपके आंखों के सामने भी दिखने वाली चीज में भी फिजिक्स है, आपके गेम जो आप डिजाइन करेंगे उसमें भी फिजिक्स रहेगा, और ये कहीं ना कहीं मैकेनिक्स के आसपास घूमते हैं।
तो ये सारी ज्ञान क्यों है? जस्ट मेंटेन योर क्यूरियोसिटी सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द पॉसिबल एप्लीकेशंस, एंड देन आने वाले टाइम में जब आपको अगर इसको अप्लाई करना पड़ेगा तो आपको मजा आएगा. ओके, फर्स्ट लेक्चर है ना, फर्स्ट लेक्चर में कुछ बातें पता होनी चाहिए. ओके, मतलब आपको अगर कुछ बातें बताऊं तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते, मेरे पास में मैं कुछ साल पहले, लॉकडाउन के पहले तक 4 साल के बच्चों को पढ़ाता था. अभी नहीं हो पाता उतना, लॉकडाउन के बाद से क्योंकि मैकेनिकल का स्ट्रेंथ गिर गया है तो मैं 4 साल के बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया. अभी ऐसे अभी बाहर मेरे को कुछ बच्चे मिलते हैं, आप पढ़ा दो प्लीज, नहीं होता है. ऐसे 15-20 बच्चों का बैच जब रहता है और वो उतना ही बढ़ता है तो लगता है कि इससे अच्छा ना पढ़ाओ. वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि होशियार बच्चे उस ब्रांच में जाना बंद हो चुके. सारे टॉपर लोगों को हम बाईडी चाहिए है ना, जो आपके 11th-12th में टॉपर थे वो मैकेनिकल में जा नहीं रहे. मैकेनिकल में कौन जाता है? जिनका कट ऑफ कम हो गया है, जिनका मार्क्स कम हो गया, इसके वजह से उनको पढ़ाने में मजा भी नहीं आता है. तो तभी इसको तो डाउट ही नहीं आ रहा है, इसको तो टेंशन ही नहीं आ रहा है. तो ये एक रीजन है कि बंद किया. लेकिन मैं अब पुराने बच्चों की बात करूं जो यूनिवर्सिटी टॉपर लेवल के रहे हैं या अच्छे रहे हैं, अभी ऐसे पिछले मंथ किसी का अगर प्लेसमेंट हुआ है तो कॉल करके बोलेगा सर इंटरव्यू बहुत जबरदस्त गया है. कुछ बच्चा बोलेगा सर इंटरव्यूअर ने मेरा इंटरव्यू लेने के बाद में ये बोला है कि इतने साल में 15-20 साल से मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, ले रही हूं, बहुत अच्छा लगा कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी के भी, एसपीपी मतलब नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इतना टेक्निकली स्ट्रांग है. पिछला सेमेस्टर कैसा गया पता नहीं, इस सेमेस्टर से क्या करो, सब्जेक्ट्स चूज करो एंड सब्जेक्ट्स को जस्टिफाई करो. कुछ सब्जेक्ट कोई टीचर करके देगा आपके लिए, कुछ सब्जेक्ट आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी. उसका तरीका ढूंढो भी, पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका निकालो उसका. एक एक चैप्टर जस्टिफाई करो, एक एक पैराग्राफ जस्टिफाई करो. टेक्स्ट बुक खाली खोल के पढ़ने का नहीं, वाहियात तरीका है वो खाली एग्जाम ओरिएंटेड बनाया हुआ रहता है. बिल्कुल भी ऐसा पढ़ने का नहीं. आपको क्यूरियस होना है टॉपिक्स को लेके, टॉपिक क्या है, ये टॉपिक का कहीं एप्लीकेशन है क्या, ये सब कुछ जरा धीरे धीरे टाइम दो. सब कुछ नहीं जस्टिफाई कर सकते, एक आधा 2 सब्जेक्ट चूज करना है वैसा. ठीक है, चलो अब आते हैं मैकेनिक्स के स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के बारे में बातें. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूं तो आप लोगों का जो 30 मार्क्स का पेपर है इनसेम का, उसमें 2 चैप्टर जो रहेंगे, उसमें पहला चैप्टर एकदम बेसिक है. बेसिक मतलब ये फाउंडेशन चैप्टर है. बेसिक मतलब ये फाउंडेशन चैप्टर है. ये चैप्टर अगर आप खराब करोगे तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर वापस आओगे मेरे पास, मार्क माय वर्ड्स. ओके, ये चैप्टर खराब करने का मतलब है एंडसेम खराब होने वाला है. एंडसेम खराब होना ही है, गारंटी है. अगर ये चैप्टर खराब हो गया तो आपको किसी भी कीमत पे फोर्स, रिजल्टेंट, मोमेंट, वेगनॉस थ्योरम आना ही चाहिए ठीक से. किसी भी कीमत पे आना ही चाहिए. इतना अच्छे से आना चाहिए जैसे 2 का टेबल. समझा क्या बोला? इतना अच्छे से आना चाहिए जैसे अपन बचपन में 2 का टेबल रट्टा मारे थे, जबान पे रहता है. उस लेवल पे ये पहला चैप्टर क्लियर होना चाहिए. तब जाके आपको लगेगा कि अब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने दो. मैकेनिक्स का पेपर जो हुआ है उनसे बात करो जिन्होंने पिछले सेमेस्टर पे पेपर दिया है. 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक जो पढ़े हैं मेरे से, एक जो नहीं पढ़े. बात करके देखना उनसे, मेरे पे भरोसा रख के बात करके देखना. उनके अप्रोच में फर्क दिखेगा. वो बोलेंगे सर रो रहे हैं बाकी लोग, उनको लग रहा है ये क्या पेपर आ गया. और वही कुछ बच्चे ऐसे हैं अपने पास के पूरा अटेम्प्ट हुआ है, पूरा अटेम्प्ट. ऐसा मुंह पे बोलते मेरे को तो अच्छा लग रहा था. वो बोले मुझे अच्छा लग रहा था जब रो रहे थे आसपास लोग. अच्छी बात नहीं है बट उनको अच्छा लग रहा था, है ना. क्यों पता है? क्योंकि वो लोग वही रहते हैं ना. कई लोग चिल्लाते हैं, चिढ़ाते हैं कि अरे तू क्लास लगाया, ये बोलने वाले बहुत लोग रहते हैं. तो उस खुन्नस में खुश होते हैं कुछ लोग. क्या हो गया, मजा आ गया ना, क्योंकि स्टैटिक्स में बजाई है सबकी, बैंड ही बजा दी पूरी. सो आपको समझना पड़ेगा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए इनको जस्टिफाई करना है. इनको जस्टिफाई करना ही करना है, कुछ भी हो जाए. और उसके लिए एक ही चीज करना है, बस आके बैठना है और मेरे पे छोड़ना है. समझ में आ रहा है सभी को? ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, सब लोग ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसको बहुत टाइम देता हूं, बहुत टाइम देता हूं. मतलब धीरे 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 आसपास के एग्जाम्पल के थ्रू शुरू करूंगा. जो लोग पिछले सेम में रहेंगे और लेट ज्वाइन किए रहेंगे अगर, तो उनको फर्क समझ में आएगा. नेक्स्ट चैप्टर में कंटेंट बहुत है. इसमें जो पहला कंटेंट है दैट इज सीजी, एंड दूसरा है एमआई, एंड तीसरा है फ्रिक्शन.
सब बचपन में सुना हुआ है, सब नाम बचपन में सुना हुआ है, बस इनका एप्लीकेशन है। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्चुअली आपके सिलेबस में सेंट्रॉइड है, बट सीजी और सेंट्रॉइड सेम कब होते हैं वो जब समझ जाएगा तो समझेगा कि हमारे सिलेबस में सीजी क्यों है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट और इनर्शिया का बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, एंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों का टॉपिक आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का टॉपिक आएगा। ये थोड़ा सा हेवी हो जाता है तो मैं क्या करता हूं, मैं ये खत्म करता हूं, ये दोनों बिल्कुल गलती नहीं करने के लेवल पे प्रिपरेशन रहना चाहिए, और ये लास्ट तक चलता है एग्जाम के एक दिन पहले तक, एग्जाम के एक दिन पहले तक। क्या तब तक प्रेशर बन चुका रहता है ना दिमाग में? तुमने खुद को भी जानते हो, प्रेशर जब बनता है तो ज्यादा समझ में आता है, राइट? तब मैं उसको लेता हूं, कैजुअल टाइम पे नहीं लेता हूं, थोड़ा प्रेशर बनाता हूं, एंड जब लगता है कि हाँ अब प्रेशर है तब सुनने को लगाता हूं, एंड तब आप पूरा सुनते हो, आपको समझ में भी आता है। इसमें वेरिएशन बहुत है, बहुत वेरिएशन है, मतलब बेल्ट फ्रिक्शन है, कोन फ्रिक्शन है, वेज फ्रिक्शन है, ब्लॉक फ्रिक्शन है, अलग अलग शेप पे अलग अलग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, कम से कम कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं। ये है आपका इनसेम का सिलेबस। इनसेम का सिलेबस में अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, प्लीज सब कुछ जस्टिफाई करना, मार्क्स छोड़ देना, मार्क्स के बारे में नहीं सोचना, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे 20+, 30 में से 20+ अपने आप आ जाएंगे, बस सब कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश करना। बाय द वे ये पूरा टॉपिक थोड़ा सा छोड़ के स्टैटिक्स में आता है, ये पूरा टॉपिक स्टैटिक्स में आता है, स्टैटिक्स में आता है, एकदम छोटा सा पार्ट फ्रिक्शन का छोड़ के, जहां पे बॉडी मूव कर जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, वो जब बॉडी मूव कर जाती है तब वो स्टैटिक नहीं होती है, अदरवाइज ये पूरा स्टैटिक होता है। एंड देन आपका एनसेम का जो 70 मार्क का पेपर आएगा, 70 मार्क के पेपर में आपको 3 and 4 यूनिट स्टैटिक्स का रहेगा, प्योर स्टैटिक्स का एप्लीकेशन रहेगा, एंड 5 and 6 आपका डायनेमिक्स का यूनिट रहेगा। टीचरों के नजरिए से, मेरे को पता नहीं है टीचर लोग क्यों ऐसा बातें करते, टीचरों के नजरिए से वो बोलते डायनेमिक इजी है, स्टूडेंट के नजरिए से मैं बोलूंगा स्टैटिक इजी है। मेरे को कभी भी मैं भूलता नहीं कि मैं स्टूडेंट ही हूं, स्टूडेंट के नजरिए से स्टैटिक इजी है, क्योंकि जो मैंने बोल दिया वो करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां पे हमेशा दिमाग लगाना पड़ता है, यहां पे हमेशा दिमाग लगाना पड़ता है। डायनेमिक्स का थोड़ा हिस्सा बचपन का रिलेटेड है, बचपन रिलेटेड है, जहां पे वो काइनेमेटिक इक्वेशंस नहीं आते क्या, v - u = 80, v² - u = s, s = ut + half t², वो इजी है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट में वो नहीं है ना, वो तो खाली 4 या 6 मार्क को आएगा, बाकी के 16 मार्क आपको, या बाकी के 32 मार्क या 34 मार्क आपको बाकी सब पढ़ के लाना पड़ता है। तो डायनेमिक्स ऐसा होता है जिनको मैथ्स पसंद है, मैथ्स कैसा पसंद, मतलब जैसे 10th तक जिनको मैथ्स पसंद था उनकी बात कर रहा हूं, 10th की हिस्ट्री अपने आप जानते हो कि 10th में मेरे को मैथ्स पसंद था, पसंद का मतलब टॉपर होना जरूरी नहीं है, ठीक है, मैथ्स पसंद था, समझ में आता था, जिनको पसंद था उनके लिए डायनेमिक्स होता है, और जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद था, बिलीव मी आपको ये पसंद नहीं आएगा, ये आपको पसंद नहीं आएगा, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। स्टैटिक्स में जो बोलूंगा बस वो करना है आपको, एंड ये हो जाएगा आपका पूरा 70 and 30 का सिलेबस। समझ में आ गया? सिलेबस क्या है समझ में आता है। इनमें मैं लिस्ट डाउन नहीं करूंगा, याद थोड़ी रखना है, जिस्ट पता होना चाहिए खाली आपको कि अभी 2 यूनिट की तैयारी करनी है, और उसमें उसके बाद में फिर 70 में से आपको 28 का सपना नहीं लेना है। जो बच्चा ये खराब करेगा, जो बच्चा ये खराब करेगा, इसका मतलब है वो 28 भी नहीं ला सकता। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, जो ये खराब करेगा वो 28 भी नहीं ला सकता है। जो ये खराब नहीं करेगा ये पूरा लाने वाला है, मतलब वो यहां पे भी स्कोर करने वाला है। डराने की बात नहीं है, सच्चाई की बात है, ठीक है। तो आपको पहले दिन से कमिटेड रहना है, एंड अपने आप को क्लास में खाली सबमिसिव रखना है। घर पे कुछ एक्स्ट्रा जाके करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार लिखना है, मैं नहीं देने वाला कुछ भी, ऐसा कुछ कभी होगा नहीं, कभी होगा नहीं। मैं होमवर्क भी अगर दूंगा तो ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसका मैंने कंसेप्ट सिखाया हुआ है, और एक क्वेश्चन के ऊपर कभी नहीं दूंगा। और वो होमवर्क भी क्लास में नेक्स्ट डे आके हमेशा होता है, ये मेरा हमेशा का रेपिटेशन होता है। आने के पहले फटाफट 10 मिनट खाली मैं उसको टैली कराता हूं और चेक कराता हूं कि आपने ऐसे किया, नहीं किया है तो फोटो ले लेना, और किया है तो टैली कर लेना। यही हमारा रोज का या हर लेक्चर का टारगेट रहने वाला है। मैं स्लो पढ़ाता हूं, नहीं पसंद आया तो आप डिसाइड कर लेना कुछ भी, ठीक है। मैं स्लो पढ़ाता हूं, मेरा पढ़ाना स्लो होता है। तो ये हो गया आपका सिलेबस भाई, ठीक है। शुरू करें, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स का स्टैटिक शुरू कर रहे हैं।
मैकेनिक्स का स्टैटिक्स शुरू कर रहे हैं। मैकेनिक्स का जो स्टैटिक्स है, जो सबसे पहला एक्सपेक्ट करते हैं आपको पता होना चाहिए, वो है फोर्स के बारे में। जब फोर्स के बारे में बात करते हैं ना, तो क्वांटिटीज क्लियर होने चाहिए, जो आपने बचपन में पढ़ा था। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज क्लियर होने चाहिए, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, एक फ्रैंकली बात बता देता हूं। सी 2013 से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, 2013 से पढ़ा रहा हूं एंड बहुत जम के पढ़ा रहा हूं, बहुत सक्सेसफुली पढ़ा रहा हूं। दिस इज लाइक अभी ये सेमेस्टर में से 200-300 जो बच्चे हो जाते हैं, ये मेरे लाइफ का वर्स्ट फेज चल रहा है, ठीक है, क्योंकि कोचिंग क्लासेस में ऑटोनॉमस का भूत चढ़ गया। तो ऑटोनॉमस होने की वजह से क्लास में बच्चे नहीं आते अभी यार, नहीं तो हमेशा से जुप बच्चे रहते थे, हमेशा से रहते थे। ओके, एक ही चीज खाली आपको बताना चाहता हूं कि ये, और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमेशा मेरे पास ही रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को मालूम है कि एक बार खाली बैठ जाओ कंटेंट निकल जाएगा। लेकिन मैं ये सब बताता हूं, मैंने एक ही चीज ध्यान रखा है कि मैं हमेशा एक ही चीज याद रखूंगा कि मैं जब भी एज ए स्टूडेंट बैठा था यहाँ पे, तो मुझे कुछ नहीं आ रहा था, और उस हिसाब से मैंने पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि भले ही मैंने 10th पढ़ा हो, मैंने 12th पढ़ा हो, मैं एसएससी बोर्ड से था, एसएससी एंड एचएससी, सीबीएसई से नहीं था। वाहियात बोर्ड है वो, कचरा बोर्ड, मतलब कचरा, खाली 4 क्वेश्चन पीछे के पढ़े तो टॉप हो जाता है। मैं हमेशा फर्स्ट सेकंड रैंक किया है अपने लाइफ में, हर जगह पे, चाहे वो 11th हो, चाहे 10th हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ गया था, मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं है, उसमें सब जगह एक लूप होल होती है। इंजीनियरिंग में भी वही है, इंजीनियरिंग में भी लूप होल है, ढूंढ लेना, मार्क्स मिल जाते हैं। उसी का फायदा सब उठाते हैं। यूनिवर्सिटी पेपर्स, यूनिवर्सिटी पेपर के क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, राइट। लेकिन इनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एट द एंड जो मैटर करता है वो एक कंसेप्ट, भेजे में क्या है, भेजे में क्या है। तो मैं आपको सिर्फ ये इतना ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि मैं एक चीज मान के चलूंगा कि तुम लोग भी मेरी तरह बैठे हुए हो, तुमको भी कुछ नहीं आता है। तुम्हारे लाइफ में मैं 8, 9, 10th में नहीं था, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि तुम्हें वो आता है। चलेगा? अगर आपको आता है तो मुझे बताना जरूर, हम वो चेक करते करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मुझे बता, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और उतने से उनकी पूरी जानकारी मिल जाए। जानकारी समझ में आता है? गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे 100 की स्पीड से चल रही है, बस इतने में खुश हो गया आप, 100 की स्पीड है, दैट इज ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। स्पीड टर्म यूज किया ना वहां पे वेलोसिटी टर्म यूज नहीं किया मैंने। समझ में आ रहा है? स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या फर्क है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेयरएज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप बोलोगे वेलोसिटी क्यों बोलना है, क्या जरूरत है? वेलोसिटी जब भी पिक्चर में आता है वो कहीं ना कहीं फोर्स निकालने के लिए होता है। बताओ कहां से? वेलोसिटी जब भी पिक्चर में आएगा वो फोर्स निकालने के लिए होता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो, F equal to ma और इट कैन बी चेंज इन मोमेंटम। F equal to mv माइनस mu बचपन में सीखा था, है कि नहीं? कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला है। तो बेसिकली वहां पे वो वेलोसिटी की मदद से आप फोर्स निकाल सकते हैं। वहां पे स्पीड नहीं बोला जाता, वहां पे वेलोसिटी बोला जाता है। तो वो वेलोसिटी इसलिए बोलते हैं ताकि आपको पता चले कि किसी बॉडी को कोई वेलोसिटी मिले तो उस पर धक्का किस डायरेक्शन में लगाना है। इतना डिफिकल्ट नहीं, सिंपल। अगर एक गाड़ी है, गाड़ी रुकी है और तुम चाहते हो वो गाड़ी को इस डायरेक्शन में तुम्हें मूव करना है, फॉरगेट अबाउट इट्स वेलोसिटी, मूव करना है, तो उसको फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। कहीं और से धक्का लगाया तो वो कहीं और चली जाएगी ना। सही बात है। तो बेसिकली पर्पस ये था कि भाई गाड़ी इधर जाए। अब कोई येड़ा अगर यहां से धक्का दे रहा है तो कोई मतलब है क्या उस धक्के का? मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है वहां पे, करेक्ट? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे फोर्स के कंसिडरेशन में अगर मैं बोलूं तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पे कितना लगाना है मैटर नहीं करता है, कहां से किस तरफ लगाना है भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? द मैग्नीट्यूड इज नॉट इनफ, मैग्नीट्यूड इज नॉट इनफ।
तो वेक्टर वो क्वांटिटी होते हैं जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देना पड़ता है फॉर इट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वेराज स्केलर वो होता है जहां पे मैग्नीट्यूड इज इनफ फॉर इट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जैसे कि स्पीड बोल दिया मैंने, कितनी गाड़ी की स्पीड है, सवाल ही वही है, गाड़ी कितनी स्पीड है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। या फिर प्रेशर, रूम का प्रेशर, इस कोने का क्या प्रेशर, उस कोने का क्या प्रेशर, उस कोने का, हर कोने का एक पर्टिकुलर रूम का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहता है। मान लो इस पॉइंट पे हवा का कुछ तो प्रेशर है, वो जो प्रेशर है, प्रेशर क्यों होता है, प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल से होता है। जितना पार्टिकल आएगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, जितना पार्टिकल कम होगा उतना प्रेशर कम होगा, करेक्ट। रूम में वैक्यूम पंप लगा के अगर पार्टिकल्स खींचना शुरू कर दूं तो रूम में प्रेशर गिरना शुरू हो जाएगा। रूम में अगर हवा ब्लो करना शुरू कर दूं, पार्टिकल बढ़ाना शुरू कर दूं तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेक सेंस। तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ अगर प्रेशर है तो वो प्रेशर हर तरफ से होता है, वो प्रेशर फोर्स के हर तरफ से होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से नहीं होता है। अब बोलोगे बोलना क्या चाहते हो, बोलना ये चाहता हूं प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है इवन दो उसमें फोर्स है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अब ये सारी बातें क्यों, क्योंकि कई लोग स्केलर का डेफिनेशन बोलते हैं विच हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड। वो बचपन की बात है, बड़े होकर आपको क्या बोलना चाहिए पता है, क्वांटिटी फॉर विच magnitude gives its complete information and it does not depend on direction। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा प्रेशर, क्योंकि वहां पे हर तरफ से लग रहा है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो भी प्रेशर है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शंस भी होते हैं, डायरेक्शंस प्लूरल डायरेक्शंस भी होते हैं, लेकिन डायरेक्शन पे वो डिपेंड नहीं करेगा एक पर्टिकुलर। तो डेफिनेशन क्या होता है, एक वो क्वांटिट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड इज इनफ फॉर इट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पर्टिकुलर डायरेक्शन, that is a scalar quantity, whereas a vector quantity is something which has got magnitude and a specific direction। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना जरूरी है, और उसमें हम लोग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके चैप्टर में आप जब भी फोर्स निकालेंगे तो फोर्स की कुछ तो मैग्नीट्यूड होगी, लेट अस से 100 न्यूटन, एंड उसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी देना जरूरी है साथ में, उसका कोई ना कोई डायरेक्शन देना भी जरूरी है साथ में। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी देना, समझा है इतना। ये हो गया फोर्स के बारे में। ओके, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स आप लगाते हो, किसी भी बॉडी पे जो आप फोर्स लगाते हो, तुम कितना लगाते हो, वो कितना लेता है, इन सब के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है या फिर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सुना आपने, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तुमको पता है तुम बॉडी पे जो फोर्स लगाते हैं जरूरी नहीं बॉडी पूरी ले ले। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, अगर एक बंदे को अगर मुझे धक्का देना है, मैं चाहता हूं कि बंदे को मैं उधर धक्का दूं, बंदा छोड़ दो, अच्छा बंदा मत धक्का दो, बुरा लग जाएगा उसको। इमेजिन कर लो ट्रेन है, ट्रेन रेल पे चलती है, ट्रेन रेल पे चलती है और तुम उस ट्रेन को धक्का देना चाहते हो। तुम धक्का दोगे और ट्रेन चल जाएगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो रहा है, मान के चलेंगे अभी, ठीक है, छोटा ट्रेन है। ओके, अब बोलेगे ट्रेन ही क्यों लिया, क्योंकि ट्रेन में जो रेल है ना वो मेक श्योर करेगा कि वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। बंदे का क्या है, बंदा यहां वहां हिल जाएगा ना, है ना, बंदे को जैसे धक्का देंगे वो वहां जाएगा। तो अगर एक ट्रेन है, उस ट्रेन को अगर मैं धक्का देना चाहता हूं, तो जब मैं ट्रेन को धक्का दूंगा और मैं चाहता हूं वो आगे जाना चाहिए मेरे धक्के के वजह से, तो एक कॉमन सेंस आपको जवाब देगा कि उसको धक्का बराबर ऐसे देना सही रहेगा। ऐसे समझ में आ रहा है, मतलब उसकी अगर ये पीठ है, उसकी पीठ को एग्जैक्ट परपेंडिकुलर धक्का देना सबसे बेस्ट तरीका होगा, करेक्ट। तुम अगर ऐसे ऐसे टेढ़ा धक्का देना शुरू किया उसको, पता है इसमें क्या होगा, करेक्ट। पता है क्यों, दोनों भी केस में अगर तुमने सेम फोर्स दिया है,
इधर भी 100 न्यूटन दिया है, इधर भी 100 न्यूटन दिया है। वो ट्रेन बोलता भाई साहब तुम अगर मुझे सच में धक्का देना चाहते तो तुम्हें समझना चाहिए मैं फोर्स सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लेता हूं। मैं फोर्स सिर्फ नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, मैं फोर्स सिर्फ परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में ही लेता हूं। तुमको पता है दुनिया में चीजें मोस्टली नॉर्मल डायरेक्शन में जाती है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। बेस्ट एग्जांपल है सूरज की किरणें। सूरज की जो किरणें भी होती है ना, तुम जो बचपन से ड्रॉ करते हो, तुम ऐसा 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 ड्रॉ करते हो। दीज लाइंस आर रेडियल, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। रेडियल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या? इस पॉइंट को अगर जूम करो ये स्ट्रेट लाइन की तरह रहेगा, उस स्ट्रेट लाइन पे ये परपेंडिकुलर दिखाई देगा। या फिर इस पॉइंट पे अगर मैं एक लाइन मारूं जिसको टैंजेंट बोलूं तो टैंजेंट को बराबर परपेंडिकुलर रहेगा। यूनिवर्सल लॉ है, चीजें परपेंडिकुलर ही जाती है, या फोर्स कभी भी परपेंडिकुलर ही लिया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इसका एक और एग्जांपल देता हूं जो पिछले बैच में भी दिया था। कैरम खेलते हैं, चलो ठीक है, लॉकडाउन का हमारा फेवरेट गेम कैरम खेलेंगे। कैरम का ये हो गया पॉकेट, कैरम का पॉकेट है, और ये वो स्ट्रिप है जिसके ऊपर अपन स्ट्राइकर रखेंगे, ओके। और क्या निकालना है अपने को? रानी निकालेंगे। चलो, रानी पॉकेट में जानी चाहिए, ठीक है। अभी रानी को पॉकेट में डालने के लिए अलग अलग प्रकार के प्लेयर। कैरम खेलना लॉकडाउन में शुरू किया, मान के चलता हूं सबने अच्छा खेला रहेगा, ओके। तो एकदम भंगार प्लेयर की बात नहीं करेंगे, जो भी खेलेगा उसको मालूम है इसको पॉकेट में कैसे डालना है। अब उसमें एक होएगा मतिमंद और एक होएगा स्मार्ट। तो मतिमंद प्लेयर को लेके आते पहले, जिसको मैं पूरा पिंक करता हूं, नहीं होएगा, छोड़ो। एक भंगार प्लेयर लेके आता हूं मैं, ठीक है। वो भंगार प्लेयर क्या करेगा पता है? कलर चेंज करता हूं। भंगार प्लेयर ऐसा फुल बॉडी झुका के तेरा मेरा हो के ऐसा निशाना लगाएगा और ऐसा इधर स्ट्राइकर रखेगा। आप बोलोगे ये भंगार क्यों है, ये तो सही कर रहा है। लेकिन अगर आप प्रो प्लेयर है तो आपको मालूम है वो नालायक है या येड़ा है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या पता है? इसमें प्रॉब्लम बहुत डेंजर है कि आपको पहले तो ध्यान रखना है कि आपके कैरम बोर्ड पे पाउडर कितना है, कितना फ्रिक्शन लेस है जगह, है ना। उसके हिसाब से ताकत लगानी पड़ेगी। मान लो बहुत पैसा है, पूरा बोरिक एसिड से भर दिया है ना, और पुल एकदम चिकना है, ग्लास स्मूथ है, ग्लास स्मूथ। अब सारा गेम पता क्या हो जाएगा? धीरे से मारना है, धीरे से निशाना लगा के स्ट्राइक करना है। वो जब भी धीरे से निशाना लगा के स्ट्राइक करेगा, ये बराबर जब इसकी तरफ जाएगा तो ज्यादा धीरे मार देगा तो शायद इसको टक्कर लगेगी, इसको भी टक्कर लगेगी, लेकिन अंदर तक ना जाए। हो सकता है अगर ज्यादा ताकत लगा दे तो पता क्या हो जाएगा? इससे थोड़ा ज्यादा लगाएगा तो ये भी अंदर, ये भी अंदर, होता है ना ये भी। अच्छा, फिर एक प्लेयर बोलेगा अरे थोड़ा और ज्यादा ताकत लगा, फिर पता क्या आएगा? थोड़ी और ज्यादा ताकत लगाने के बाद में ये उड़ी मार के आ जाएगा, ये अंदर। ये सारे पॉसिबिलिटी होते हैं ना। मतलब सबने कैरम खेला हुआ है ना, कैरम खेला है। प्रो प्लेयर को लेके आएंगे, प्रो प्लेयर बोलेगा ये कट शॉट खेलेगा। क्या खेलेगा? कट शॉट। यही बेस्ट तरीका होता है। जेन्युइन प्लेयर जो होते हैं, जिनको पता है कैसे खेला जाता है कैरम, उनके उंगली पर उनका कंट्रोल तगड़ा है, तो वो बोलेंगे कट शॉट खेल भाई। और कट शॉट में उनको मालूम है कि ये जो कॉइन है या ये जो क्वीन है, इसने जाना कैसा है? इसने जाना है ऐसा, इसने जाना है, सेंटर से जोड़ दिया मैं, ठीक है। इसने जाना है ऐसा, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, लेकिन फिर भी आप इस पे इस डायरेक्शन में नहीं मारते हैं, आप इस पे मारते हैं इस तरफ। समझ में आया क्या क्या मैंने? आप प्रॉपर ऐसे कट शॉट मारने के लिए ऐसे मारेंगे, कट शॉट मारने के लिए इसको आप ऐसे मारेंगे तो आपका ये जो स्ट्राइकर है ये बराबर यहां पे ऐसे पहुंच जाएगा, बराबर यहां पे ऐसे पहुंच जाएगा। पता वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका ये जो आपने फोर्स लगाया था, ये जो आपने फोर्स लगाया था, इस फोर्स को मैं पकड़ता हूं और ये फोर्स को मैं दिखाता हूं यहां पे ऐसे, इधर दिखाता हूं, क्योंकि आपने इधर इसके पीछे लगाया था ना, आपने फोर्स ऐसे लगाया था, इसके वजह से ये स्ट्राइकर बराबर यहां पे जाके पीछे बैठा। ये जो फोर्स है बच्चों, ये फोर्स वहां पे जाने के बाद में जब इसको टक्कर मारता है, वहां पे जाने के बाद में जब इसको टक्कर मारता है,
ये फोर्स यहां पे मैं अभी ऐसे दिखाऊंगा, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। पता है ये फोर्स क्या करता है? ये फोर्स खुद को रिजॉल्व कर लेता है, ये फोर्स खुद को रिजॉल्व कर लेता है इनटू टू कंपोनेंट्स, एक इस तरफ और एक इस तरफ। दो डायरेक्शन में फोर्स खुद को रिजॉल्व कर लेता है, जिसमें से ये वाला कंपोनेंट क्वीन को उधर लेके जाता है और ये वाला कंपोनेंट स्ट्राइकर को इस तरफ लेके जाता है। मैंने कुछ गलत बात नहीं बताई है, ये सच है ना, होता है ना ऐसा। तभी तो आप जब भी कट शॉट खेलते हैं, क्वीन उधर और ये स्ट्राइकर इधर जाता है, और मोशन अपने आप नहीं होता है, उसके पीछे कोई तो फोर्स होता है। तो तुमने जो फोर्स लगाया वो ऐसा था, उसके दो बच्चे जो बने हुए ऐसे बने, उसको दो कंपोनेंट्स बोले जाएंगे, और वो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट क्वीन को इधर लेके जाएगा, एक कंपोनेंट स्ट्राइकर को इधर लेके जाएगा, जिससे आपका क्वीन पॉकेट में जाएगा और स्ट्राइकर उस पॉकेट से दूर हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, ये जो ऑरेंज लाइन है, जरा ध्यान से देखो, ये जो ऑरेंज लाइन है, ये ऑरेंज लाइन दोनों के सेंटर से पास होगी, बाय द वे, दोनों के सेंटर से पास होगी। और जब ये दोनों के सेंटर से पास होगी ना, तो ये भी रेडियस कहलाएंगे, ये भी रेडियस कहलाएंगे, एंड रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल, ऑलवेज परपेंडिकुलर। फंडा समझ में आ रहा है क्या? तुम कैसा देते, उससे ज्यादा तुम्हें यह पता होना चाहिए वो सामने वाला कैसा लेगा। तो अगर तुमको मालूम है सामने वाला परपेंडिकुलर ही लेगा, तो उसके हिसाब से तुम्हें फोर्स देना पड़ेगा। सबके पीछे एक ही बात बताना है कि रिजोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस है, जो आपको पता होना चाहिए। ये फोर्स दो हिस्से में रिजॉल्व हो गया था, करेक्ट? ये फोर्स यहां पे दो हिस्से में ऐसे रिजॉल्व हो गया था। आजा भाई, ये फोर्स ऐसे दो हिस्से में रिजॉल्व हो सका था, आपको यही फोर्स रिजॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है? फोर्स के दो कंपोनेंट। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेटेड ओरिएंटेशन है, इसके लिए पहला चैप्टर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, दूसरे चैप्टर से कॉम्प्लिकेटेड ओरिएंटेशन आएगा। आपको आज के दिन में सिंपल ओरिएंटेशन सीखना है, खाली आपको आज के दिन में खाली सिंपल ओरिएंटेशन सीखना है। सिंपल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? अभी यहां पे इस फोर्स के जो मैंने दो कंपोनेंट बनाए हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ है, ये अपनी दुनिया में है। मैं अगर इस पूरे सिस्टम को ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, तो आपको दिखाई देगा एक कंपोनेंट ऐसा, एक कंपोनेंट ऐसा, फोर्स ऐसा बीच में रहेगा। समझ में? तो हम बोलेंगे इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व करने आना चाहिए। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ अवर टुडेज लेक्चर, ठीक है? कंपोनेंट की बातें समझ में आई है? कंपोनेंट समझ में आया है कि ये हमारे आसपास ही होता है, कुछ ऐसा चीज नहीं जो खाली रट्टा मारने के लिए कर रहे हैं अपन। एक फोर्स के कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, एक फोर्स के कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। ये वही हो गया जैसे एक कांदे को कितने भी पीसेस में काट सकते हैं, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, या नींबू की बात करूं, एक नींबू को आधा काट के दो में काम चलता है बॉस, है ना? ऐसे एक फोर्स को दो में काट के काम चलता है बॉस, इसलिए हमेशा रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स। तो प्रैक्टिकली, लॉजिकली, टेक्निकली बहुत कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन हम हमारी कन्वीनियंस के लिए, कन्वीनियंस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, हम हमारी सहूलियत के लिए सिर्फ दो कंपोनेंट में फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। आया समझ में? ओके, हमारी लाइफ में, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हम हमारी लाइफ में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को इंपॉर्टेंस देते हैं, जिससे हमारा काम आसान होता है। तो जब भी आपको फोर्स वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल दिखेगा, इनको रिजॉल्व कभी मत करना, ये हमारे लिए आसान हो जाते हैं इनको यूज करना। यूज क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर में समझेगा। कल ही हम लोग पहला लॉ सीखने वाले, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और रिजल्टेंट निकालेंगे, लेकिन आज के दिन में खाली रिजॉल्व करना सीखना है। ओके, फोर्स को रिजॉल्व तब करा जाएगा जब वो इन चारों के अलावा होंगे, इन चारों के अलावा होंगे। इन चारों के अलावा का मतलब हो गया एन इनफिनिट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मतलब कोई फोर्स इस तरफ होगा तो कोई फोर्स इस तरफ होगा, कोई फोर्स इस तरफ होगा तो कोई फोर्स इस तरफ होगा। इनका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, 40, 60, 70 एंड 30, कुछ भी हो सकता है इनका मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड है, कुछ तो डायरेक्शन है।
ओके आपको इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है इनटू देयर रिस्पेक्टिव एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। पर्पस क्या समझ में है? हम रिजॉल्व क्यों करते समझ में है? हम लोग कभी भी फोर्स को रिजॉल्व करेंगे हमारी सहूलियत के लिए, इससे हमारे लिए काम आसान होने वाला है। क्या होगा आसान वो कल समझेगा, लेकिन रिजोल्यूशन इज अ नेचुरल फिनोमिना जो वहां पे अपने आप हो रहा था, तो अब हम उस अपने आप को खुद कैसे करना चाहेंगे वो सीख रहे हैं। आए समझ में ये बात? पक्का? ओके ये चार जो फोर्स हैं इनमें अगर ये फोर्स की बात करें तो फोर्स के इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। आंखों के सामने इमेजिनरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। आज इमेजिनरी नहीं बनाता हूं, रियल बनाता हूं। जैसे कि ये जो फोर्स दिखेगा ना, इसके टेल पे जाने का, इसके टेल पे जाने के बाद में आपको इमेजिनरी एक्स एंड वाई एक्सिस बनाना है या लाइन बनाना है। इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आंखों के सामने दिखना चाहिए, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे फोर्स देखा तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आंखों के सामने दिखना चाहिए। मतलब देख तुम ये रहे हो लेकिन आंखों के सामने ये दिख रहा है, तुम देख ये रहे हो लेकिन आंखों के सामने टेल पे जाके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दिखाई देना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दिखाई देना चाहिए। आ समझ में? ये क्यों? इससे आपको फोर्स एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में दिखाई देगा। वी अंडरस्टैंड क्वाड्रेंट्स, वी अंडरस्टैंड देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। यहां पे 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसको देखते ही पता चलेगा हाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या डेंजर दिन पैदा हुआ है 26 जनवरी। हाँ म्यूट रखो, म्यूट रखो। ओके देखो यहां पे समझ में आया यहां पे? ओके क्वाड्रेंट, ये लाइन इमेजिनरी होना चाहिए, जैसे वो आयरन मैन को जार्विस दिखता है, सारी लाइन दिखते हैं, आपको भी ये दिखना चाहिए आंखों के सामने। है नहीं लेकिन दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए? ये जो क्वाड्रेंट में है ना, इस क्वाड्रेंट में आपको एक्स और वाई एक्सिस होंगे। वी नो दैट ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। आपको खाली उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का एक्स एंड वाई एक्सिस बनाना है, आपको खाली उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का एक्स एंड वाई एक्सिस बनाने का है। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस बनाऊंगा एंड वाई एक्सिस बनाऊंगा, एक्स एक्सिस बनाऊंगा एंड वाई एक्सिस बनाऊंगा, एक्स एक्सिस बनाऊंगा एंड वाई एक्सिस बनाऊंगा, एक्स एक्सिस बनाऊंगा एंड वाई एक्सिस बनाऊंगा। तुमने अगर नोटिस किया रहे ना, तो मैं ना अपने एक्स और वाई एक्सिस को एक हद दे रहा हूं, हद। हद मतलब मैं कितना भी लंबा कितना भी छोटा नहीं बना रहा हूं। विजुअली थोड़ा सा समझ में आता रहेगा, ओ नहीं इसको कुछ तो लिमिट है, कुछ तो लॉजिक है। ये पेन देखना, ये पेन का शैडो बनाते हैं अपन, ये पेन का शैडो बनाएंगे, ठीक है, टॉर्च की मदद से शैडो बनाएंगे। अगर मैं टॉर्च की मदद से इस पेन का शैडो बनाना चाहता हूं, मैं टॉर्च यहां से अगर मारूंगा दीवार पे शैडो बनेगा, या ये दीवार इधर मान लो, ग्राफिक्स है ना सेमेस्टर में भी, तो आपको प्रोजेक्शन समझ में आना चाहिए। ये जो पेन है, इस पेन का प्रोजेक्शन इस दीवार पे अगर मुझे चाहिए, तो मैं टॉर्च यहां पे प्रॉपर परपेंडिकुलर टू दीवार मारूंगा। परपेंडिकुलर समझते हैं ना, टेढ़ा नहीं होना चाहिए टॉर्च, प्रॉपर रोशनी ऐसे जानी चाहिए। तो ये जो पेन का प्रोजेक्शन बनेगा, इस पेन का प्रोजेक्शन प्रॉपर बस इतना ही लंबा बनेगा। अगर टॉर्च यहां से परपेंडिकुलर आएगा तो पेन का प्रोजेक्शन इतना ही बनेगा। फिर अगर मैं एक टॉर्च यहां से मारूंगा और यहां पे प्रोजेक्शन तैयार करूंगा, तो टॉर्च यहां से मारने पे इसका प्रोजेक्शन इतना ही बनेगा, इतना बड़ा या इतना छोटा नहीं, इतना ही बनेगा। है समझ में? कंपोनेंट्स भी प्रोजेक्शंस की तरह होते हैं। जितना ये है बराबर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे मैच होना चाहिए, एक वर्टिकल लाइन यहां पे मैच होना चाहिए, टेक्निकली। ओके टेक्निकली मैच होना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे एरर चलेगा, लेकिन मनमाना आपको लगा नहीं ले लो, ए नहीं, तुम लोग मेरे पास पढ़े हो तो ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। मनमाना आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एंड कड़क हॉरिजॉन्टल कड़क वर्टिकल, कड़क हॉरिजॉन्टल कड़क वर्टिकल, कड़क हॉरिजॉन्टल कड़क, मतलब बिल्कुल भी एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, आंखों से दिखना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। समझ में आया? Now these are all the components of these forces. Yes sir.
ऑनलाइन बच्चे जब जवाब देते समझ में, वेरी गुड यार। ओके, 4 ही बच्चे, लेकिन ध्यान कितना मस्त दे रहे, मजा आ गया ऑनलाइन वालों का। ओके, देखो कंपोनेंट रिजॉल्व करना आ गया, बहुत अच्छी बात है। कंपोनेंट जो रिजॉल्व किया उनका मैग्नीट्यूड निकालना सीखना है अभी। रेडी है? ओके, कंपोनेंट रिजॉल्व करना आ गया, ये तो समझ में आ गया रहेगा। क्या किया देखो ना, फोर्स, फोर्स के टेल पे गए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे, उन क्वाड्रेंट का एक्स वाई रिजॉल्व करना आ गया। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन फोर्सेस का आपके पास में एंगल होना चाहिए किसी ना किसी एक्सिस के साथ में, किसी ना किसी एक्सिस के साथ में, और ये एंगल हमेशा अक्यूट होना चाहिए, किसी ना किसी एक्सिस के साथ में हमेशा अक्यूट होना चाहिए। मतलब कोई एंगल दे दो, अगर यहां से 30 डिग्री चलेगा, यहां से 30 डिग्री चलेगा, यहां से 30 डिग्री चलेगा, फिर यहां से 30 डिग्री चलेगा। चल रहा दिमाग, दिमाग चल रहा है? ओके, बचपन में सीखा था कॉस साइन की बातें। अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस हमेशा एडजेसेंट साइड का होता है, साइन हमेशा अपोजिट का होता है। ओके, तो अभी यहां पे भी वही लॉजिक है, जो एंगल बनाता वो एडजेसेंट, जो एंगल बनाता वो एडजेसेंट, एडजेसेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। तो रट्टा क्या माना है, जो एंगल बनाता वो कॉस, एंगल बनाता वो कॉस। तो जो भी एंगल बना रहा है वो कॉस कंपोनेंट, जो भी एंगल बना रहा है वो कॉस कंपोनेंट, जो भी एंगल बना रहा है वो कॉस कंपोनेंट, जो भी एंगल बना रहा है वो कॉस कंपोनेंट, जो नहीं बना रहा है वो आसान है। बस यही याद रखना है, बस यही याद रखना है, जो एंगल बनाता वो कॉस, जो एंगल बनाता वो कॉस। तो मैं इसको बोलूंगा, ये हो जाएगा 40 cos 30, ये हो जाएगा 40 sin 30। एंगल बनाता तो ये हो जाएगा 30 cos 30, ये क्या हो जाएगा 30 sin 30, ये क्या हो जाएगा 70 cos 30, ये क्या हो जाएगा 70 sin 30, ये क्या हो जाएगा 60 cos 30, ये क्या हो जाएगा 60 sin 30। आसान है, आसान है ऑनलाइन वालों, वेरी गुड है, सबको समझ में आया है। रिजॉल्व करना डिफिकल्ट है क्या बहुत? तुमको एक बात बताऊं, इनसेम के बाद में मेरे को ना, मेरे कम उम्र में मेरा बीपी हाई होता है जब मैं आके देखता हूं बहुत सारे बच्चे जिनको ये भी नहीं आता है। लिटरल बिलीव करो, आज फर्स्ट लेक्चर में तुमने सीख लिया, इनसेम दे चुके होते हैं, लेकिन ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता, इतना भंगार होते हैं। इजी है, वेरी गुड। चलो एक काम करो, टाइटल लिखो, मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन, मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन यूनिट 1, मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन यूनिट 1। उसके नीचे एक लाइन लिखो, इन दिस चैप्टर we will study, in this chapter we will study forces, comma, concept of resultant, comma, forces, comma, concept of resultant, comma, moment, 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 forces, okay, forces, comma, concept of resultant, comma, moment, and Varignon's theorem, and Varignon's theorem, and Varignon's theorem लास्ट में आता है, ठीक है, सबसे लास्ट में यही टॉपिक आता है, वेरिग्नॉन्स थ्योरम सबसे लास्ट में आता है। हो गया लिख के? नेक्स्ट टाइम पे लिखो, हाँ नेक्स्ट टाइम पे लिखो।
force is a vector quantity. Force is a vector quantity. Force is a vector quantity which has magnitude and direction, which has magnitude and direction. Force is a vector quantity which has magnitude and direction. Example, खाली ऐसे लिख लो, ऐसे F इक्वल टू 100 न्यूटन, एक एंगल दे दो, F इक्वल टू 100 न्यूटन, एक एंगल लिख दो बस, 30 डिग्री लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट लाइन पे लिखो, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। In this chapter, we will resolve. In this chapter, we will resolve an inclined force. In this chapter, we will resolve an inclined force. An inclined force. In this chapter, we will resolve an inclined force into its horizontal and vertical component. Into its horizontal and vertical component. Into its horizontal and vertical component. Easy? Okay. जैसा मैंने बनाया वैसा ही नीट बना लो, साफ सुथरा बना लो। मेक श्योर करो ये लाइन ज्यादा आगे न जाए, ज्यादा पीछे ना आए, ज्यादा ऊपर न जाए, ज्यादा नीचे ना जाए, ऐसा ही बना लो, ऐसा ही बना लो, एग्जैक्ट ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो, सबको रिजॉल्व करना समझ में आया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, खाली देखो आपको रिजॉल्व करने पाएगा क्या, एकदम छोटा, ठीक है। मतलब एक मैंने फोर्स लिया, ये फोर्स को, ओके, ये फोर्स को मैं एंगल मार्क कर देता हूं, चलो फटाक से रिजॉल्व कर दो, फटाक से इसको रिजॉल्व कर दो दो कंपोनेंट में। ओके, मैंने जो बोला वो भूलना नहीं रहता है, कभी भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन मार लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन मार लो। ओके, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन हो गए। अभी देखो, अभी यहाँ पे एंगल चाहिए पहला, तो एंगल शुड बी ऑलवेज एक्यूट, ऑलवेज एक्यूट। ओके, अच्छा, या तो ये 90 में से ये 30 ले लो, या तो ये 180 में से 120, या तो ये 60 ले लो, दोनों चलेगा। दोनों मत लिखना, एक ही लिखना, दोनों मत लिखना, एक ही लिखना। मैं बताता हूं क्या गड़बड़ होती है उधर। सबसे पहले तो यहाँ पे एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो जो एंगल बना था वो cos, तो ये जाएगा 70 cos 60, ये हो जाएगा 70 sin 60। एक और सॉल्यूशन है इसका, एक और सॉल्यूशन ये है, आपका जो फोर्स है अगर वो ये है, इसको आप ऐसे भी रिजॉल्व कर रहे होगे तो भी गलत नहीं है। एक आएगा हॉरिजॉन्टल, एक आएगा वर्टिकल, और एंगल यहां पे रहेगा 30, ये भी करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट सॉल्यूशन है। ये 70 था तो ये जाएगा 70 cos 30 और ये जाएगा 70 sin 30। कैल्सी में चेक करोगे तो ये वैल्यू सेम रहेगी और ये वैल्यू सेम रहेगी। समझ में आ रहा है? दोनों करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है। समझा है? पक्का? लास्ट वाले भाई पक्का समझा है? कंप्लीट कर लिया अगर नहीं हुआ है। एंड आज पहला लेक्चर है तो 1 ही घंटा पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टॉप हियर। आज के दिन इतना ही। कल थोड़ा लंबा रहेगा, कल थोड़ा लंबा रहेगा। कल मैं रिजल्टेंट सिखा रहा हूं एंड लॉ ऑफ पैराग्राम सिखा रहा हूं। ठीक है, कल 9 सवा 9 तक जाएगा। चलो लेट्स स्टॉप हियर, सी यू गाइस टुमारो। जाते बाय, चलो।